हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि पीवाई क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा करेंगे। तो फिर से आज हम लेके हाजिर हो गए हैं। अ, आज से फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। दूसरा लेसन है, आज दूसरा लेक्चर है। अ, आपके यूट्यूब चैनल रेलवे पटना धाम पे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, if the current flowing through the conductor is 5 ampere, then electron per second will flow in the conductor at any passage। तो आपको बताना है कि 5 एम्पियर करंट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अ, तो इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है, करंट क्या है ना। तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला इसको क्या लिख सकते हैं? चार्ज बराबर क्या होता है? एन ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इसका संख्या होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 इंटू 6 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। और हम लोग क्यू बराबर ये भी जानते हैं कि आई बराबर क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। तो क्या हम इस दोनों इक्वेशन को बराबर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ई बराबर आई टी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग अभी देखे हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एन बराबर क्या लिख सकते हैं? आई टी बटा ई लिख सकते हैं। आई बराबर आपका दिया हुआ है कितना? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर लिखेंगे। उसके बाद में समय दिया हुआ है कितना? पर सेकेंड। तो 1 लिखेंगे। बटा में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उतना लिखेंगे, 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर कितना आता है? 31.35, 31.35 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन आता है। कितना आता है? 18 इलेक्ट्रॉन आता है। 31.35 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। देखिए इतना सब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 19 है, -19 को ऊपर लेके जाएंगे, इसमें से एक पॉइंट इधर खींचेंगे, 20 हो जाएगा। फिर इस 16 से 5 में भाग देंगे तो इतना आता है, 31.35 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 एम्पियर से पास होगा। 5 एम्पियर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा? तो 31.35 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे 5 एम्पियर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टू रेसिस्टर आर वन इज इक्वल टू 10 ओम एंड आर टू इज इक्वल टू 20 ओम आर connected in series order to 30 volt direct current DC source. Find the ratio of P1 by P2 of the power expended by the resistor। हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ? दो गो रेसिस्टर दिया हुआ, एगो R1 दिया हुआ है 10 ओम और R2 दिया हुआ 20 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों किस में कनेक्ट हैं? तो सीरीज में कनेक्ट है। सप्लाई कितना है? तो 30 वोल्ट डीसी करंट सप्लाई है। तो आपसे पूछ रहा है P1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 कितना होगा? पावर का रेशियो पूछ रहा है। किसका रेशियो पूछ रहा है? पावर का रेशियो। तो सबसे पहले हमको पावर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? दोनों क्या है? R1 और R2 किस में है? सीरीज में है। तो हम पहले एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 ओम। R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 10 ओम। R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है?
R2 इजिकल टू कितना दिया हुआ है, तो 20 ओम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20 ओम। इसके साथ एक सोर्स लगा हुआ है, डीसी सोर्स लगा हुआ है, 30 वोल्ट का लगा हुआ, कितना लगा हुआ, 30 वोल्ट का लगा हुआ, कितना का लगा हुआ, 30 वोल्ट का लगा हुआ है, कितना लगा हुआ, 30 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि P1 इक्वल टू P1 बाई P2 का रेशियो क्या होगा, P1 बाई P2 का रेशियो क्या होगा, P1 बाई P2 का रेशियो क्या होगा। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले पावर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ से हमको दो रास्ता दिख रहा है, या तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिए और दोनों जगह का पावर निकाल के तब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, या ओवरऑल इस सर्किट का करंट निकाल के और फिर पावर निकाल के दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं और करंट निकाल देते हैं इस सर्किट का, फिर उसके बाद पावर निकाल के दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों रेसिस्टर किस में है, सीरीज में है, तो हम सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे R1 प्लस R2, तो करंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर वोल्टेज कितना हुआ 30 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 30 वोल्ट है, तो कितना रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस 20 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 ओम होगा। तो दोनों 30 बाई 30 करेंगे तो कितना आएगा 1 एम्पियर करंट आएगा, कितना आएगा 1 एम्पियर करंट आएगा। तो इस सर्किट का करंट कितना आ गया 1 एम्पियर आएगा। अब हम यहाँ का पावर निकाल लेंगे, यहाँ का पावर निकाल लेंगे, तो हम लोग P1 बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, पावर जब हमको करंट पता हो रेसिस्टेंस पता हो तो पावर के लिए फार्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, क्या होता है I स्क्वायर R होता है। तो I कितना आया है हमको 1 आया है, 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू R1 करेंगे, R1 कितना है तो 10 ओम है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा 10 वाट आ जाएगा। हम लोग पावर लिख रहे हैं, ध्यान देखना है कि यूनिट क्या लिखना है ना। अब हम P2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे P2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे P2 निकालेंगे। करंट तो सेम है, करंट तो वही रहेगा, तो P2 के लिए क्या लिखेंगे I1 का स्क्वायर इंटू R2 बराबर में I1 का स्क्वायर लिखेंगे, R2 कितना है, R2 हमारा 20 ओम है, कितना है 20 ओम है, कितना है 20 ओम है, तो कितना हो जाएगा I1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 वाट आ जाएगा, कितना आएगा 20 वाट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अब पूछ रहा है P1 और P2 का रेशियो, तो P1 बाई P2 का रेशियो पूछ रहा है, P1 बाई P2 का रेशियो पूछ रहा है। तो P1 कितना आया है 10 आया है, कितना आया है 10 आया है, और P2 कितना आया है 20 आया है। तो अगर हम इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा, कितना आ जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच एनर्जी विल बी 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब स्पेंड इन 2 आवर। हाँ 2 आवर में इलेक्ट्रिक बल्ब कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा है उसको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है, हमको एनर्जी निकालना है, पावर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो एनर्जी का परिभाषा क्या होता है कि आदमी एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो पावर हम मेरा 100 वाट है और समय कितना लग रहा है 2 घंटा, तो 2 घंटा में आदमी कितना काम किया, कितना अपना खर्च किया, उसको कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग पावर बराबर फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या जानते हैं, P बराबर E बाई टी होता है या E बाई डब्ल्यू बाई टी भी होता है, हमको वही निकालना है, पावर ही निकालना है, एनर्जी ही निकालना है ना। तो पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है। अच्छा सबसे पहले देख लेंगे यूनिट ठीक है कि नहीं, अभी 100 वाट दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे P दिया हुआ कितना, P बराबर दिया हुआ है 100 वाट, कितना दिया हुआ है P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। तो 100 वाट को हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, क्या करेंगे किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 1000 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पॉइंट, देखिए कैसे करेंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, बचा 1/10, 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1 लिखिए चाहे 0.1 लिख लीजिए, बात बराबर है ठीक। अच्छा अब उसके बाद में समय कितना दिया हुआ, टी कितना दिया हुआ
टी दिया हुआ है 2 आवर दिया है, कितना दिया हुआ है 2 आवर दिया है, कितना दिया है 2 आवर दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर कितना है पॉइंट वन है, 0.1 बराबर ई हमको निकालना है, टी कितना दिया हुआ है 2 आवर, टी कितना दिया हुआ है 2 आवर। अच्छा उससे पहले एनर्जी निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तो पहले किलोवाट में चेंज कर लिए। अच्छा किलोवाट में चेंज करने के बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, समय को सेकंड में चेंज करेंगे। समय को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 1 आवर बराबर कितना 100 सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है, कितना होता है 3600 सेकंड होता है। तो 2 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 3600 करेंगे, कितना करेंगे 3600 करेंगे, कितना करेंगे 3600 करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये आएगा 7200, कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7200 आएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे 7200 रखेंगे, क्या रखेंगे 7200 रखेंगे, है ना। अब ई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा इस 7200 को 0.1 से 0.1 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 720 आएगा, कितना आएगा 720 जूल, क्या आएगा 720 जूल आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 वाट लाइट बल्ब टर्न ऑन फॉर 8 आवर। हाँ जी, एक 100 वाट का बल्ब है जिसको 8 घंटा तक जलाया जा रहा है, एक 100 वाट का बल्ब है जिसको 8 घंटा तक जलाया जा रहा है, तो कितना किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमको इसको निकालने से पहले ऑप्शन भी दिख रहा है कि किलोवाट आवर में है, किलोवाट आवर में है। तो यहाँ पे आपको पावर किस में दिया हुआ है वाट में, तो वाट में दिया हो तो इसको क्या कर लेंगे पहले किलोवाट में चेंज कर लेंगे। मेरा घंटा किस में है टाइम किस में घंटा में ही है, टाइम क्या है घंटा में ही, टाइम क्या है घंटा में, और मेरा पावर वाट में दिया हुआ है, हमको चाहिए किलोवाट आवर में चाहिए, क्या चाहिए किलोवाट आवर में चाहिए। तो P बराबर क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। तो इस 100 वाट को हम क्या करेंगे पहले किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, किलोवाट में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से 1000 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1000 से भाग देने के बाद में कितना आएगा 1000 से भाग देंगे इसको तो कितना आएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1 आएगा, क्या आएगा 0.1 आएगा। अब देखिए 0.1 आ गया, समय कितना दिया हुआ टी बराबर कितना दिया हुआ है 8 आवर दिया है, क्या दिया हुआ है 8 आवर दिया हुआ है, और हमको जो है सो किलोवाट में ही निकालना है। अब हमको ये किलोवाट में आ गया 1 किलोवाट और ये आवर में आ गया, अब हमको क्या निकालना है किलोवाट आवर निकालना है, वही यानी कि एनर्जी ही हमको निकालना है। तो P बराबर क्या लिखेंगे ई बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं P इंटू टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे P इंटू टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे P इंटू टी। मेरा पावर कितना है 0.1 है, कितना है 0.1 है, इंटू टी कितना है 8 है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 0.8 किलो वाट आवर आएगा, कितना आएगा किलो ई बराबर हम लोग क्या आएगा 0.8 किलो वाट आवर आएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। About how many times longer would a 10 watt light bulb able to burn compared to a 100 watt bulb with the same energy। कह रहा है कि हम लोग एक 100 वाट 10 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 10 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। तो कह रहा है कि अगर हम एनर्जी सेम दे रहे हैं तो 10 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब के तुलना में कितना ज़्यादा देर तक चलेगा, कितना ज़्यादा देर तक चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर विथ 10 वाट बल्ब लाइट बल्ब एबल टू बर्न कंपेयर टू 100 वाट बल्ब, है ना। कह रहा है कि 100 वाट बल्ब के तुलना में 100 वाट बल्ब के तुलना में 10 वाट बल्ब कितना देर तक चलेगा जब हम लोग सेम एनर्जी दे रहे हैं तब, सेम एनर्जी दे रहे हैं तब। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे, है ना। 100 क्या करेंगे ये
10 से 100 में भाग दे देंगे तो उतना किसी भी चीज़ को टाइम से कहते हैं कि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो क्या करते हैं डिवाइड करके पता लगाते हैं कि हाँ ये कितना गुना है। इसमें हम कहेंगे कि 4 2 का कितना गुना है, तो 4 में 2 से भाग देंगे ना, तब ना पता चलेगा कि हाँ 2 गुना है। वही कह रहा है कि अगर एनर्जी सेम है तो 10 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब से सेम एनर्जी देंगे तो कितना गुना लॉन्गर टाइम चलेगा, है ना। तो सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे 100/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा 10 टाइम्स लॉन्गर चलेगा, 10 टाइम्स लॉन्गर चलेगा। क्या चलेगा 10 टाइम्स लॉन्गर चलेगा, है ना, 10 टाइम्स लॉन्गर चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स लॉन्गर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ था नहीं। हाँ, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है वो क्या स्टोर करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे ही कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अच्छा, कैपेसिटेंस आया तो कैपेसिटेंस का 2-3 फार्मूला बता दीजिए लोग। सी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, सी बराबर Q/V होता है, सी बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। इस एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन ए बाई डी लिख सकते हैं, है ना। इतना सारा फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का। अच्छा, एक होता है सी बराबर डी बाई डी टी भी होता है। क्या होता है सी बराबर डिफरेंशिएट के फॉर्म में सी बराबर डी वी बाई डी टी भी होता है। क्या होता है सी बराबर डी वी बाई डी टी भी होता है। इतना सारा, अब कोई भी चीज़ आ रहा है तो सबसे पहले जितना सारा बात है उतना सारा बात बोल देना है, तभी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर यही कहता है कि इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर एन, तो किस फील्ड में हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये तो हम पिछले क्लास में भी इसको बताए थे। SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है जूल होता है। SI एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब पूछेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बस कूलम के जगह पर हम लोग क्या डाल देते हैं जूल डाल देते हैं। वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एनर्जी होता है ना, जूल होता है। क्या होता है जूल होता है। तो पूछेगा कि एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ smallest unit of energy, smallest unit of energy smallest unit of energy is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कूलम के जगह पर क्या लिख देना है जूल होता है। यही सबसे छोटा यूनिट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है ना, बार बार ये क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 inch personal computer used approximately 150 watt in an hour. If you have the same computer on for only 4 minutes, what would be the power consumption? पर क्वेश्चन में लिखा हुआ फॉर चेकिंग ईमेल। हाँ, ईमेल मतलब चेक करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 घंटा अगर हम 17 इंच पर्सनल कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा चल रहा है ना। 17 इंच का एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसको हम 1 घंटा 150 वाट को यूज कर रहे हैं तो 1 घंटा चल रहा है। तो 4 मिनट यूज करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, है कि नहीं।
तो क्वेश्चन अगर समझ जाएगा तो बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है कि 1 आवर में 150 वाट का एक पर्सनल कंप्यूटर है 17 इंच का, ये 1 आवर चलता है ना। 150 वाट का 17 इंच का एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कितना देर चलता है, 1 आवर चलता है। तो पूछ रहा है कि 4 मिनट में कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो ये तो जनरल मैथ, अर्थमेटिक का मैथ जैसा हो गया कि 60 मिनट में अगर 150 कर रहा है तो 4 मिनट में कितना करेगा। तो इसको बना लेते हैं। लिखेंगे 60 मिनट 16 मिनट हमको क्या निकालना है, वाट ना निकालना है। देखिए जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग राइट साइड रखते हैं, जिसको निकालना रहता है उसको कहाँ रखते हैं, राइट साइड रखते हैं। तो 16 मिनट में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 150 वाट। हाँ जी 150 वाट, कितना 150 वाट, कितना 150 वाट, 150 है ना, 150। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 150 बटा 60 मिनट। पूछ रहा है 4 मिनट में, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा, 150 बटा 60 इंटू 4 करेंगे। अब कटाइए, चौके 15 15 दाएं 10, यानी कि 10 वाट आएगा। कितना आएगा, 10। आपका ऑप्शन दिया हुआ है किलोवाट में, तो अब हम इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो 10 बटा 1000 करेंगे, 10 बटा 1000 करेंगे तो कितना आएगा, इसको 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 है तो कितना आ जाएगा 0.01, कितना आएगा 0.01 किलोवाट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके इधर उधर करके देता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है। ये तो हम लोग 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर करके देता है। हाँ, तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट बराबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या, देखिए मेगा जूल में दिया हुआ। हम लोग जानते हैं, देखिए एक होता है किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, एक होता है मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्स में प्लस 3 3 बढ़ते जाता है, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो में माइनस 3 3 का बढ़ते जाता है ना, माइनस 3 3 का बढ़ते जाता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें आप लोग करिएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। क्या होता है, 6 जूल होता है। क्या होता है, 6 जूल होता है। अच्छा, तो ऑप्शन में तो ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे दिख नहीं रहा। 10 1 मेगा बराबर कितना होता है, 1 मेगा बराबर होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। तो ये 10 के पावर 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मेगा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, इसको मेगा में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3.6 मेगा 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 जूल। क्या लिखेंगे, मेगा जूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेगा जूल लिखेंगे, है ना। 3.6 मेगा जूल लिख देंगे। अच्छा, इसको 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट भी बोला जाता है। 1 किलो वाट आवर को क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोला जाता है। 1 किलो वाट आवर को क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोला जाता है। इसको 1 BOT के बराबर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 BOT। क्या बोलते हैं, 1 BOT बोलते हैं। BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बोले या 1 BOT बोले 1 यूनिट के बराबर होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि, अच्छा ये तो हम लोग जान गए कि जूल में होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी भी होता है। किलो
कैलोरी भी होता है ना। अच्छा, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्या होता है, 1.42 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी हो बोलेगा 4200 जूल या 4.2 किलो जूल बोल देंगे। ये हमेशा यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इधर से उधर कर देगा, चेंज करने के लिए आदमी गड़बड़ा जाएगा, है ना। एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट तो बता ही दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, एनर्जी को हम लोग अर्ग में भी मापते हैं। किस में मापते हैं, एनर्जी को अर्ग में भी मापते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू कितना के बराबर होगा। तो हम लोग एनर्जी बराबर क्या जानते हैं, ई बराबर जानते हैं P इंटू टी। क्या जानते हैं, P इंटू टी। तो P पावर का क्या होता है, एनर्जी यूनिट, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो इसका वाट हो जाएगा, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो वाट सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हैरिस्टर इज मेड अप ऑफ, हैरिस्टर एक प्रकार का रेसिस्टर है। क्या है, हैरिस्टर एक प्रकार का रेसिस्टर है। तो पूछ रहा है कि हैरिस्टर हम लोग बनाते किस मटेरियल का है, हैरिस्टर हम लोग बनाते किस मटेरियल का है। तो कार्बोरेंडम क्रिस्टल का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, कार्बोरेंडम क्रिस्टल का। इसका दूसरा नेम भी होता है, इसका दूसरा नेम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। चलिए, ये कॉपर तो दिख ही रहा है। कॉपर क्या है, एक कंडक्टर मटेरियल है, और एल्युमिनियम का है कंडक्टर मटेरियल, कार्बन फिल्म एक रेसिस्टिव मटेरियल है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड ही दर्शाए। चलिए, आएगा उस पर क्वेश्चन, तो बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर इन द फॉलोइंग सर्किट इज, इस सर्किट में पूछ रहा है कि इस रेसिस्टर का वैल्यू कितना होगा, है ना। इस सर्किट का पूछ रहा है कि इस रेसिस्टर का वैल्यू कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम व्यवस्था लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों किस में दिख रहा है, आज पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि दोनों का पॉइंट क्या हो, सेम हो। यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, ए पॉइंट होगा, ये भी क्या होगा, बी पॉइंट होगा। तो दोनों के बीच में क्या है, सेम है। तो ये दोनों पैरेलल है। तो अब हम ये दोनों का पैरेलल कर लेंगे। पैरेलल करेंगे, 10-10 का पैरेलल कितना होता है, 5 होता है। पैरेलल तो निकालने आता ही होगा सब लोगों को। 10-10 का क्या होता है, पैरेलल होगा। तो देखिए, अगर हम 10-10 का पैरेलल करके सर्किट ड्रॉ करते हैं, सर्किट ड्रॉ करेंगे, जैसे हम देखिए यहीं पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सर्किट, तो क्या बनेगा, ये वोल्टेज दिया हुआ, कितना दिया, प्लस माइनस कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। इसके साथ आर रेसिस्टेंस लगल है, हाँ, आर रेसिस्टेंस लगल है। और ये वाला, ये हम दोनों को पैरेलल करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। कितना लिखेंगे, 5 ओम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 ओम लिखेंगे, 5 ओम लिखेंगे। अच्छा, और ये तो निकालना ही है हमको। यहाँ से करंट कितना चल रहा है, 8 एम्पियर का करंट चल रहा है। कितना चल रहा है, 8 एम्पियर का करंट चल रहा है। तो अब देखिए, ये कितना है, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट है। तो अब हम इस सर्किट में क्या करेंगे, केवीएल चलेंगे। क्या करेंगे, एक लूप चलेंगे। तो लूप चलेंगे, तो लूप चलने का नियम क्या होता है, यहाँ से जब हम चलते हैं तो क्या लेते हैं, इसको लिखेंगे माइनस 100 वोल्ट, माइनस 100 वोल्ट, माइनस 100 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, कल बताए थे केवीएल चलने के लिए किसी भी सर्किट का वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का समेसन 0 के बराबर होता है। क्या होता है, वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का समेसन 0 के बराबर होता है। जब भी हम लोग वोल्टेज लॉ लिखते हैं, तो अगर रेसिस्टिव पार्ट में करंट इंटर करता है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर है तो पॉजिटिव लेते हैं। वोल्टेज रूल लिखने के लिए वोल्टेज सोर्स का अगर पहला टर्मिनल हमको निगेटिव दिख रहा है तो निगेटिव लिखेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। वैसा ही अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेसिस्टिव में वोल्टेज ड्रॉप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो निगेटिव लिखेंगे। अभी तो हम जिधर करंट जा रहा है उधर ही चल रहे हैं, हमको पहले इसका निगेटिव टर्मिनल दिखा था 100, -100 लिख लिए। अब यहाँ पे हमको ड्रॉप कितना दिख रहा है, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही है, तो कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा। कितना, ये वोल्टेज ड्रॉप कितना के बराबर हुआ, 8R। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 8 8 × 5 = 40 प्लस
40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 40, ये पूरा 0 के बराबर होगा। क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये 40 आई 100 है तो 60 बच जाएगा। 8r बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। अब r बराबर लिखिएगा, r बराबर क्या लिखिएगा? 60/8। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 7.5 ओम रेसिस्टर हम इस सर्किट में यहाँ लगाएंगे, तब ओवरऑल 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, है ना। इस सर्किट में अगर हम यहाँ पे 7.5 ओम का रेसिस्टर लगाएंगे तब इस सर्किट में 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस सर्किट का मतलब तो यही ना हुआ जी। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टू रेसिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सप्लाई बाय 50 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर, है ना। तो इसको बनाने का दो तरीका है। या तो आप सर्किट ड्रॉ कीजिए, और पहले तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कीजिए, उसके बाद या तो आप करंट निकाल के वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिए, या वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के डायरेक्ट आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। अगर सर्किट आप ड्रॉ कर लिए तो आसानी से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है कि नहीं। दो क्या है, दोनों रेसिस्टर किस में? सीरीज में। एक 4 ओम है, एक 6 ओम है। एक 4 ओम है और एक 6 ओम है। एक 4 ओम है और 6 ओम है। 4 ओम और एक 6 ओम है। क्या है? 4 ओम और एक 6 ओम। इसके साथ सोर्स कितना लगा हुआ है? सोर्स 50 वोल्ट लगा हुआ ना, 50 वोल्ट का लगा हुआ, 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ। क्या लगा है? 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। ठीक, अब जो है सो 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ। या तो हम इस सर्किट का करंट निकाल के किसके ओम, 6 ओम के, यहाँ का हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल ले, या डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल लगा ले तो भी हो सकता है कि नहीं। तो देखिए हम डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं? जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिसको दोनों का क्या करते हैं, मतलब जितना भी हो, है कि नहीं। 2 के लिए ऐसा होता है, 3 के लिए ऐसा नहीं होगा, 4 के लिए अलग रूल होगा, है कि नहीं, उसका अलग मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर 2 रेसिस्टर दिया हुआ है सीरीज में, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर प्लस दोनों का समेशन करते हैं। क्या करते हैं? दोनों का समेशन इनटू टोटल वोल्टेज करते हैं। जैसे हमको 6 ओम के अक्रॉस निकालना है तो 6 क्या लिखेंगे? 6 बटा 10, 6 बटा 6 4 10, 10 इंटू 50 करेंगे, टोटल वोल्टेज करेंगे। अब इसको हम कटाएंगे, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 5 6 30, यानी कि 6 ओम के क्रॉस 30 वोल्ट होगा। क्या होगा? 6 ओम को क्रॉस 30 वोल्ट का ड्रॉप होगा। कितना होगा? 30 वोल्ट का ड्रॉप होगा। या आप ऐसे वोल्टेज डिवीजन नहीं लगा के आप इसमें क्या कर सकते हैं? करंट निकाल के वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप लगा सकते हैं। जैसे देखिए टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 ओम का हो जाएगा। टोटल वोल्टेज कितना है आपका? 50 वोल्ट। तो हम करंट निकाल लेंगे। करंट बराबर कितना होता है? 50 वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 50 वोल्ट है, रेसिस्टेंस कितना है? 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, 10 ओम से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 ओम आएगा। कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा, सॉरी 5 एम्पियर। अच्छा अब देखिए इस सर्किट का करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर होगा। सर्किट का करंट कितना होगा? सर्किट का करंट 5 एम्पियर हो गया। तो अब हमको बोल रहा है 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, तो वहाँ पे करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पियर जा रहा है। वहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम है। तो दोनों वोल्टेज V बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? V बराबर I इंटू आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I इंटू आर। तो I कितना आया है? 5 एम्पियर। R कितना है? 6। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा? 30 वोल्ट आ जाएगा। देखिए दोनों तरीके से 30 वोल्ट ही आया। या तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए, या सर्किट का करंट निकाल के उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल दीजिए। आपको जैसे आता है वैसे कीजिए, दोनों इजी है ना। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो, इफ द रेसिस्टर 3 ओम अक्रॉस द टर्मिनल A and B is disconnected, then find the voltage VAB। इस सर्किट में इस A और B के बीच पूछ रहा है कि वोल्टेज कितना होगा, कितना A और B टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना होगा जब इसको हम हटा देते हैं तब, है ना। इस 3 ओम रेसिस्टर को हटा देने के बाद में A और B के बीच में कितना वोल्टेज होगा। तो बना के दिखाइए लोग। इस क्या करेंगे जी, इस दोनों सर्किट को अगर हम ओपन कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस दोनों सर्किट को ओपन कर देते हैं। पहले कितना है? 2 ओम का रेसिस्टर है,
यहाँ पे कह रहा है वो दोनों को ओपन करने के लिए ओपन कर देंगे, फिर 5 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 100 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, कितना 100 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 100 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 100 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, कितना है 2 ओम है, 2 ओम है, और ये कितना है 5 ओम है, कितना है 5 ओम है, कितना है 5 ओम है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज होगा। तो क्या सर्किट ओपन रहता है तो करंट फ्लो होता है? नहीं होता है। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप ही नहीं होगा, तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, जितना सर्किट का वोल्टेज होगा पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ आएगा, ना यहाँ कोई ड्रॉप होगा ना यहाँ कोई ड्रॉप होगा, सर यहाँ से यहाँ से करंटे नहीं चलेगा। जब सर्किट ओपन होता है तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होता है? नहीं होता है। जब करंट सर्किट में फ्लो ही नहीं होगा तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ए बी के वजह में वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 वोल्ट ही हो जाएगा, है ना। कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। जब सर्किट क्लोज रहता है तभी करंट फ्लो होता है, और जब सर्किट ही ओपन हो गया कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। जब कोई ड्रॉप ही नहीं होगा तो सारा का सारा सर्किट का जो वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज होगा, वही टर्मिनल का भी वोल्टेज होगा, क्या हो जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज है वही टर्मिनल का भी वोल्टेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज देन, हाँ जी, कह रहा है कि कोई एक गिवन कहने का मतलब एक फिक्स दे दिया है। गिवन कहने का मतलब क्या है कि एक फिक्स दे दिया है, तो फिक्स दे दिया है तो फिक्स लेंथ दे दिया, फिक्स कंडक्टर दे दिया है, तो कह रहा है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आर बराबर क्या जानते हैं, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। कह रहा है कि हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गिवन दे दिया मतलब कि एक फिक्स लेंथ उन सब दे दिया और लेंथ से दे दिया। अब कह रहा है कि हम एरिया को बढ़ा रहे हैं। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो यहाँ से फॉर्मूला से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा, है ना। एरिया को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस का दिख रहा है ना कि आर, ये तो सब कांस्टेंट हो गया, ये सब कांस्टेंट हो गया, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a लिख सकते हैं, या आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए बोल सकते हैं, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a भी बोल सकते हैं। तो एरिया को हम बढ़ा रहे हैं तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A circuit consists of 4 resistors, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm connected in parallel and supplied by a DC source of 100 volt. Which resistors among the 4 in the above circuit has less value of current? हाँ जी, देखिए कुछ बात समझिए लोग। अगर पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, पैरेलल 10 हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, जितना का भी पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू रेसिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है, क्या आता है, उससे भी कम आता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, इन्हें कि अनाधुन लगेंगे बनाने, अनाधुन बनाइएगा समय का कंज्यूम ही होगा। उससे बढ़िया है कि हम सबसे पहले देखेंगे कितना कितना ओम दिया हुआ है। 5 ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है और 30 ओम दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये फिक्स है कि 5 ओम से कम ही आएगा, क्योंकि इन जितना भी रेसिस्टेंस दिया रहता है, अभी तो यहाँ 4 दिया था, 4 में जो सबसे कम होगा उससे भी कम वैल्यू आएगा, है ना। तो ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है कि 30 ओम है तो ये तो होगा नहीं, ये 10 ओम है ये भी नहीं होगा, ये 5 ओम है ये भी नहीं होगा। Which resistors among 4 in the above circuit has least value of current? अच्छा करंट पूछ रहा है, हम लिस्ट वैल्यू ऑफ करंट, लिस्ट वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, किस ओम में लिस्ट वैल्यू ऑफ करंट होगा। हमको लगा कि ओवरऑल आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, लिस्ट वैल्यू ऑफ करंट। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्या होता है, पैरेलल में सभी के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में सभी के क्रॉस, जैसे देखिए हम ड्रॉ करते हैं, कितना 5 ओम का है, 5 ओम का एक रेसिस्टर है, एक कितना है 5 ओम का है, एक कितना का है 10 ओम का है, 20 ओम का है। ये 5 ओम है, ये 10 है और ये 20 है और ये 30 है। यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, यहाँ सप्लाई दिया जा रहा है कितना का, 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का
सप्लाई दिया जा रहा है। अब बोल रहा है कि किसके अक्रॉस लीस्ट वैल्यू ऑफ करंट होगा, किसके अक्रॉस लीस्ट वैल्यू ऑफ करंट, ये करंट पूछ रहा है ना, करंट तो सभी के अक्रॉस तो वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि सबका पॉइंट सेम है, सबका पॉइंट सेम है। तो जिसका वैल्यू रेसिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसके क्रॉस सबसे कम करंट होगा। तो इसको तो बनाना ही नहीं है, 100/30 करेंगे तो सबसे कम आएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the relation between resistance R1 and R2 of two bulb rated for the same voltage and having power of 400 watt and 100 watt respectively, है ना। कह रहा है कि दो गो बल्ब दिया हुआ है ना, दो गो क्या दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ जिसका वाटेज कितना है, 400 वाट है और 100 वाट है। कितना है, 400 वाट है और 100 वाट है। तो इसके R1 एंड R2 के बीच रिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या है कि सेम सप्लाई वोल्टेज है, क्या है, सेम सप्लाई वोल्टेज है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया। तो पहले बल्ब 1 के बारे में लिखते हैं। वोल्टेज क्या है, मान लेते हैं कि हम सप्लाई वोल्टेज क्या है, वी क्या है, वी एस क्या है, वी एस क्या है, मान लेते हैं वी है ना, मान लेते हैं वी एस का सप्लाई वोल्टेज वी है। और बल्ब 1 का है ना जी, बल्ब 1 का R1 का वैल्यू निकालते हैं ना। बल्ब 1 का पावर कितना दिया हुआ है, P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P1 दिया है 400 वाट, P1 दिया है 400 वाट, P1 क्या दिया हुआ है, 400 वाट दिया हुआ है ना, P1 क्या दिया हुआ है, 400 वाट दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से R1 निकाल लेते हैं। R1 R का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी होता है। क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो भी तो फिक्स है, हाँ जी, भी सेम है। तो ऐसे करते हैं हम, डायरेक्ट भी को छोड़ देते हैं, कि भी कट जाएगा, ऐसे लेके करके दिखा देते हैं, है कि नहीं। वी स्क्वायर बाई पी, तब भी हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बाई पी कितना है, 100 है, 400 है ना, 400 है। अच्छा अब R1 लिख लेते हैं। R1 बराबर सप्लाई वोल्टेज तो सेम है, वी स्क्वायर बाई P2 लिख देंगे, वी स्क्वायर बाई P2, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही रहेगा। P2 कितना दिया हुआ, 100 वाट दिया हुआ है। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, R1 बाई R2 में रिलेशन क्या है, R1 बाई R2 में रिलेशन क्या है। तो R1 का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर बाई 400 बटा वी स्क्वायर बाई 100। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, वी स्क्वायर बाई 400 इंटू 100 बटा वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि P1 R1 बाई R2 इज इक्वल टू कितना आया, 1/4 आया, 1/4 आया। तो हम लोग इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, या तब R2 बराबर 4 इंटू R1 लिख सकते हैं, या R1 बराबर 1/4 इंटू R2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में जो दिखेगा वो बना लीजिएगा। R2 अगर पूछेगा तो 4R1 हो जाएगा, यानी कि हम इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि R2 जो है R1 का 4 गुना है ना। इस क्वेश्चन में R1 जो है R2 जो है R1 का 4 गुना है, या ये भी बोल सकते हैं R1 जो है R2 का 1/4 है। क्या है, 1/4 है। वैसे में इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर वोल्टेज सप्लाई सेम रहता है, सीरीज में रहता है, तो क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग R2 बराबर क्या लिख देते हैं, R2 बराबर 4 इंटू R1, हाँ जी, क्या कि वोल्टेज सेम है, क्या है, वोल्टेज सेम है। तो इसका दो रिलेशन निकलेगा, या तो आप R2 बराबर 4 इंटू R1 बोल दीजिए, या R1 बराबर 1/4 इंटू R2 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, R1 बराबर 1/4 इंटू R2 बोल दीजिए। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नहीं, अच्छा ठीक। Two equal resistors are first connected in series and then in parallel across a DC supply. What is the ratio of total heat dissipated by the resistor for two cases at a given time, है ना। टू इक्वल रेसिस्टर क्या है, दो गो इक्वल रेसिस्टर है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, एंड फिर इसको क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, और दोनों का क्या है, सप्लाई क्या है, सेम है, दोनों का सप्लाई सेम है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल हीट डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर फॉर द टू केसेस एट अ गिवन टाइम। आज गिवन टाइम कहने का मतलब फिक्स टाइम है,
एक दो रेसिस्टर है, उसको पहले हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तब दोनों के अक्रॉस जो हीट डिसिपेट होगा उस दोनों हीट के रेशियो के बारे में पूछ रहा है। क्या कर रहा है? दोनों हीट के रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो हमको तो रेसिस्टेंस पता है नहीं कि कितना है, तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं। दो रेसिस्टर क्या है, एक R1 है, एक R2 है। क्या है? एक R1 है, एक R2 रेसिस्टर है। क्या है? R2 रेसिस्टर। क्या है? एक R1 है, एक R2 रेसिस्टर। क्या है? R1 एक R2 रेसिस्टर है ना। और सप्लाई वोल्टेज हम लोग क्या मान लेते हैं? सप्लाई वोल्टेज Vs बराबर V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। हाँ, अब कह रहा है कि पहले हम इसको सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन पहले लिख देते हैं। सीरीज में जब हम लोग करेंगे तो R1 प्लस R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 लिखेंगे। अच्छा, तो दोनों क्या है? रेसिस्टर का वैल्यू सेम है, रेसिस्टर का वैल्यू सेम है। R1 R2 इज सेम। क्या है? R1 R2 इज सेम। क्या है? सेम है ना, सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 2R के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? तो R1 R2 नहीं मानते, डायरेक्ट लिख देते अगर R1 R2 बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। ऐसे कीजिए, इस मान लीजिए कि दोनों क्या है? R1 है। क्या है ये? अच्छा, लिख दिए सेम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2R1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं ना, 2R लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसका जब पैरेलल ग्रुप ही करेंगे, सेम रहता है पैरेलल, हाँ जी, पैरेलल लिखेंगे। पैरेलल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जब सेम रहता है तो डायरेक्ट दुगो जब रहता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? आधा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? R/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R/2 लिखेंगे। अगर सीरीज में हम किए हैं तो हम लोग हीट का फार्मूला क्या जानते हैं जी? हीट का फार्मूला H1 डायरेक्ट लिखते हैं। H1 बराबर क्या लिखेंगे जी? H1 बराबर I स्क्वायर R टी होता है। क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है। तो करंट तो सेम है, टी भी सेम है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, I स्क्वायर का I स्क्वायर और R कितना निकला है? 2R निकला है, 2R। अच्छा, इंटू टी करेंगे, H1 हो गया। अब H2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H2 निकालेंगे। H2 बराबर क्या लिखेंगे? H2 बराबर लिखेंगे I स्क्वायर R टी। I स्क्वायर का I स्क्वायर ही रहेगा। I स्क्वायर का R कितना है? R/2 है। क्या है? R/2 इंटू टी। अब कह रहा है H1 और H2 का रेशियो, H1 और H2 का रेशियो, H1 और H2 का रेशियो। H1 कितना है? I स्क्वायर 2R इंटू टी बटा में I स्क्वायर R/2 इंटू 2। देखिए, I स्क्वायर से I स्क्वायर कट गया, टी से टी कट गया, R से R कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/1, यानी कि 4:1। क्या हो जाएगा? 4:1। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम उसी समय लिखे थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी बराबर एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई डी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज अ, हाँ जी, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़े थे, आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़े थे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है और वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है और वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। आइडियल करंट सोर्स का जो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और वो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में होता है। किस में होता है? पैरेलल में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही तक, फिर हम कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाएगा और इससे भी ज़्यादा डिटेल्स किया जाएगा, है ना। थैंक यू।